हेलो स्टूडेंट, पे अटेंशन, ध्यान दो। हम लोगों ने भाग 2 में पर्यावरण संवर्धन के बारे में थोड़ा पढ़े थे। उसके बाद हम लोग प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज प्रदूषण सबसे ज्वलंत समस्या है। दिल्ली में जाड़े के दिनों में घना कोहरा और प्रदूषण देखने को मिलता है। टीवी न्यूज़ में आप अक्सर देखते होंगे। प्रदूषण के प्रमुख 3 प्रकार हैं: हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। 2 कैटेगरी प्राकृतिक प्रदूषण, मानव निर्मित के आधार पर। यह प्रदूषण बहुत ही व्यापक संकल्पना है। ये हवा, पानी, ध्वनि के द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा, भूमि में ऊष्मीय की वजह से, प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषणों का हमें सामना करना पड़ता है या पड़ेगा। इन सभी का विपरीत परिणाम यह होगा, सभी सजीवों और उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसी से आज सरकार ने लोगों को चेताया है कि पर्यावरण के संवर्धन करिए। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पर्यावरण संवर्धन के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता आवश्यक की है। उसने बहुत सारे कानून बनाए हैं। संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी सहायता ली गई है। संयुक्त राष्ट्र भी पर्यावरण संवर्धन के लिए अत्यंत सक्रिय है। पर्यावरण संवर्धन और पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम या यूनेप की स्थापना की गई है, जिससे किसी भी तरह से यह पर्यावरण को बचाया जाए। हमारे देश में इसके लिए बहुत सारे जन आंदोलन भी हुए हैं, जैसे बिश्नोई समाज का चिपको आंदोलन। राजस्थान के जोधपुर ज़िलों में खेजड़ी नामक एक गांव है। जोधपुर शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। इस गांव में का नाम वहां पर पाई जाने वाली खेजड़ी वनस्पति के नाम पर दिया गया। तो वहां पर इसी गांव में सर्वप्रथम बिश्नोई समाज के द्वारा आंदोलन किया गया। बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर ज़िले का एक समाज है। बिश्नोई समाज ने 1738 में खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन जैसा एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। इस गांव की निवासी अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई लोगों ने वृक्ष कटाई रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब से यह आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ और पर्यावरण संरक्षण पर, संवर्धन पे सरकार का बहुत ध्यान गया। बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रदूषण की। दिल्ली प्रदूषण का एक चित्र आप अगर देखें तो आपकी किताब में पेज नंबर 39 पे दिया गया है। तो उसमें गाड़ियां चल रही हैं, धुंध छाया हुआ है, कहीं कहीं जो है आग जल रही है इस तरह से, तो वहाँ बहुत धुआं उत्पन्न हो रहा है। कारखानों में आग लगने के बाद ऐसी स्थिति आपने देखा होगा। हवा प्रदूषण के घटक कौन कौन से हैं, तो इस बात पर विचार करें तो वायु रूपी घटक जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना 0.03% नॉर्मल है, लेकिन उससे बढ़ने पर जो है ग्रीन हाउस प्रभाव निर्मित हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना, हाइड्रोकार्बन्स का बढ़ना, सल्फर की मात्रा बढ़ना, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रूप में बढ़ना, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में बढ़ना, यह तमाम देखा गया है। उसी तरह से ठोस रूपी घटक भी हवा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे धूल कण। जब रोड बनता है, सड़क बनता है, कारखाने सड़क का बनाने के लिए जो है पत्थर को तोड़ा जाता है, उस समय तमाम धूल कण जो है निकलते रहते हैं। और उसमें घरों से निकला हुआ धुआं जो निकलता है, या और भी जगहों पर जहाँ से धुआं निकलता है, राख उसमें से निकलता है, उसमें कार्बन, सीसा, एस्बेस्टस इत्यादि की मात्रा होती है। और ये हवा प्रदूषण के स्रोत कहाँ हैं?
रासायनिक एवं तेल शुद्धिकरण के जो कारखाने हैं, तापीय विद्युत केंद्र जहाँ जहाँ है, कागज़ का जहाँ कारखाना है, कपड़े की मिलें हैं, सीमेंट उद्योग जहाँ स्थापित किया गया है, ये सभी जो बारूद सुरंग खोदने वाले जो यंत्र हैं, तमाम धातु निष्कर्षण के जो कारखाने हैं, ये सभी हवा प्रदूषण के स्रोत हैं। इस प्रदूषण के कारण क्या क्या मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, तो तुम देखोगे मानव के स्वास्थ्य पर श्वसन से संबंधित श्वसन संस्थान पर गंभीर बीमारी देखी गई है। वनस्पतियां और प्राणियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ते पाया गया है। अम्लीय वर्षा हो जाती है, जलवायु परिवर्तन भी देखा गया है। साथ ही बच्चों, इसके लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं? वायु प्रदूषण से बचना है, हवा प्रदूषण से बचना है, तो कारखानों की चिमनी, सबसे जितने भी कारखाने हैं, लघु उद्योग कारखाने या बड़े कारखाने, सबकी चिमनी ऊंची होनी चाहिए। उत्पादन करते समय ही उसकी प्रक्रिया में सुधार करके ऐसे सुधारित यंत्र लगाना चाहिए जिससे कि प्रदूषण के ये तत्व बाहर हवा में आ न पाएँ या बहुत कम मात्रा में रहें, जिससे हवा में संतुलित रहे, मानव का स्वास्थ्य या अन्य प्राणियों का स्वास्थ्य या वनस्पतियों पर कोई दुष्प्रभाव न हो। ईंट के भट्ठे से भी आप देखते हो, उसके जो चिमनी से धुआं निकलता है, उसके आसपास के पेड़ की पत्तियां तक जल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर जल प्रदूषण को देखोगे तो उसमें बहुत सारे जैविक घटक होते हैं, शैवाल, विषाणु, जीवाणु, परजीवी। उसके अलावा अकार्बनिक घटक होते हैं, बालू, मिट्टी, धूल, क्षारकों की अवक्षेप, कार्बनिक घटक, कीटाणुनाशक, अपतृणनाशक, ये सब घटक जल में मिले रहते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये जल प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, ये सभी उद्योग धंधे जो स्थापित किए जाते हैं, औद्योगिकीकरण किया जाता है, उस उद्योग धंधों से निकलते हुए प्रदूषक जो होते हैं, हमारे घरों का गंदा पानी जो होता है, उसमें तमाम कीटाणुनाशक प्रयोग होते हैं। कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं, खेती के उपयोग में आने वाले जो भी कीटाणुनाशक होते हैं, DDT, मेल्थियान, एल्ड्रिन इत्यादि, ऐसे तमाम जो किसी न किसी माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से, जैसे भी वो पहुंचते हैं, वह जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? मानव का स्वास्थ्य जो तुम देखोगे, वह मानव का स्वास्थ्य जो है बहुत प्रभावित होता है। प्राणी में जलजन्य रोगों की महामारी फैल जाती है, टाइफाइड, हैजा इत्यादि तमाम होना शुरू होते हैं। तमाम जलचरों की इन प्रदूषण से मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी अति जैविकीकरण होता है तो पूरा ऊपर का हिस्सा हरा हरा हो जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। जलकुंभी इत्यादि पूरा घेर लेती है पानी को, तालाब को। इसके बचने का उपाय क्या है? प्रदूषण, जल प्रदूषण जो है नियंत्रित हो, उसमें ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाए जिससे कि उत्सर्जित होने वाले जो गंदगी है वो कम निकले, और जो नदी के किनारे कारखाने स्थापित किए गए हैं, उसका कचरा सीधे पानी में बिना प्रक्रिया किए न छोड़ा जाए। सरकार ने कानून इस पर निर्माण किया है, ज़रूरत पड़े तो और भी कानून निर्माण करें। बच्चों, अब हम तीसरे प्रदूषण के प्रकार पर विचार करें, जो हमारा जो भू प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। यह खेत की जो कीटनाशक दवाओं के या ये जो अकार्बनिक घटक होते हैं, रासायनिक खादें जो होती हैं, यूरिया इत्यादि, इसकी अत्यधिक मात्रा में जब खेतों में प्रयोग करते हैं तो ज़मीन बंजर हो जाती है। भारी धातुएं होती हैं, सीसा, एस्बेस्टस इत्यादि भी विषैले रसायन मिल जाते हैं, जिसके कारण से यह ज़मीन प्रदूषित हो जाती है शोषित करके। अगर उनके स्रोत देखोगे तो सब जितने भी रासायनिक कारखाने हैं, उनसे निकले हुए विषैले रसायन, घरेलू कचरा से निकला हुआ चीज़ें और रासायनिक खाद जो प्रयोग करते हैं, वो मिट्टी को प्रदूषित करके बंजर तक कर देते हैं।
अगर उसके परिणाम का देखोगे तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है और ज़मीन का तपना बढ़ जाता है। वनस्पति की फसलों की वृद्धि का मंद होना शुरू होता है, उनका वृद्धि रुक जाता है, पोषक पदार्थों में उनकी कमी हो जाती है, विटामिन्स वगैरह मिनरल्स की कमी आ जाती है, उन पौधों में गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसको खाने से बहुत विशेष हमें फ़ायदा। आजकल गटर के किनारे से सिंचाई किए हुए तमाम फसलों को केमिकल से सिंचाई करके जो है, आज समय आम का सीज़न है या अन्य फलों का, उस पर आप देखते हो परत मोम की चढ़ा देते हैं, स्प्रे करते हैं कीटाणुनाशक, उसका रंग न बदले, उसका अन्य चीज़ें न हो, ऐसी स्थाव में उस पर जो है बचाव के लिए किए जाते हैं, तो उसका ये दुष्परिणाम यह देखने को मिलता है। छिड़कने वाले को भी इसका परिणाम पहुंचता है। क्या कैसे करें? इन प्रदूषक पदार्थों का पुनर्चक्रीकरण ऐसा करें, पुनः उसका उपयोग बार बार करें, ठोस कचरे का उसमें से जो निकलता है उसका व्यवस्थापन करें, जिससे कि आप बच सकें। बच्चों, इसके अलावा जो सबसे खतरनाक प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह प्रदूषण एक ऐसी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती है। रेडियोधर्मी विकिरण जो होता है उसके कारण बाहर निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट कीड़े हैं, परावैंगनी कीड़े हैं, इंफ्रारेड कीड़े हैं, ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी प्रदूषक हैं। तथा एक्सरे, अणुभट्टियों से निकलने वाली विकिरण अल्फ़ा बीटा गामा, ये कीड़े मानव निर्मित रेडियोधर्मी प्रदूषक। बच्चों, विश्व में अब तक तमाम दुर्घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, जापान में, रूस में, अन्य जगहों पर। जैसे रूस में चेरनोबिल एक स्थान था, विंड स्केल और 3 माइल आइलैंड, इस प्रकार की 3 प्रमुख सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हैं जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं के कारण हजारों व्यक्ति दीर्घ समय तक प्रभावित हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम इस प्रकार से देखे गए हैं। अगर एक्सरे के अति नील किरणों के कारण देखा गया है कि बार बार अगर कोई एक्सरे कराता है तो डॉक्टर के अनुसार ही एक्सरे कराएं, अपने मन से कोई एक्सरे नहीं कराएं, नहीं तो कैंसर संलग्न अल्सर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा और भी प्रभाव देखा गया है, शरीर के ऊतकों का नाश हो जाता है एक्सरे निकालने से बार बार, इसलिए बार बार डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरे ज़्यादा मत कराओ। तीसरा, जनुकीय परिवर्तन होता है, डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, जिससे डीएनए का सबसे छोटा खंड जो जीन होता है उसमें बदलाव हो जाता है, उसका गुण बदल जाता है। और चौथा सबसे प्रभाव है कि दृष्टि पर हानिकारक प्रभाव होता है, अंधापन भी आ सकता है। इसलिए बच्चों, आप समझ गए होंगे कि इन प्रदूषण के द्वारा कि प्रदूषण नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों कहती है सरकार या कि आप प्लास्टिक का उपयोग मत करो, थर्मोकोल का उपयोग मत करो। जब आप उपयोग करोगे तो ये इसका निर्मित करने वाले कारखाने बढ़ेंगे, तो कारखाने बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है तो आप जनता की प्रथम जिम्मेदारी है, जिसका उपयोग बंद कर देंगी, अपने आप उसको उत्पन्न करने वाले साधन भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जब तक जनता उपयोग करेगी तब तक ऐसी समस्याएं निर्मित होती रहेंगी, हमें प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण संवर्धन की इस प्रकार से आपको आवश्यकता जो महसूस लोगों को हुई कि पर्यावरण संवर्धन में संबंधित नियम जो सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं, सरकार इस माध्यम से आपको ये जानकारी दे रही है। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों का अधिक मात्रा में सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत अपेक्षित है। यदि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन ये एक प्रभावी जन आंदोलन बन जाए तो पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है बहुत हद तक। इसके लिए बाल्यावस्था से ही बच्चों आप पर्यावरण के विषय में जानकारी अपनाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं कि हम थैली का प्रयोग, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, थर्मोकोल का उपयोग नहीं करेंगे, प्रकृति निर्मित पदार्थों का ही उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से पर्यावरण संवर्धन होता रहेगा। अर्थात ये सब साध्य करने के लिए शिक्षा माध्यम सबसे बड़ा जन जागृति का माध्यम है, इसलिए आप सभी को हम पढ़ा रहे हैं। आज विश्व के सभी विकसित, विकसनशील और अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार कर लिया है। उस दृष्टिकोण से उनके प्रयत्न शुरू हुए हैं
इन राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की है। भारत देश भी ऐसा किया है, उसके लिए आवश्यक सभी नियम कानून बनाए हैं। हम सभी को उसका केवल पालन करना है, तो हमारा भारत देश महान बन सकता है। कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, जिससे हमारा देश ग्रीन हरित देश बन सके। आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। आशा है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।